मेरा नाम चंदन कुमार है। अभी मैं DDU-GKY का प्रोजेक्ट हेड हूँ। DDU-GKY में जो जितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं, मेरे पास में कोर DDU-GKY का एक्सपीरियंस जो है वो 7 से 8 ईयर का है, जिसमें कि मैंने 4 प्रोजेक्ट क्लोजर कराए हैं। कई बार आप देखोगे बहुत सारे लोग आते हैं, सिर्फ आप सेकेंड ट्रांच, थर्ड ट्रांच या इनिशियल लेवल पे क्विट कर जाते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जिस भी प्रोजेक्ट को हमने उठाया उसको क्लोजर तक लेके गया हूँ, और वो सारी चीज़ें हम उसको एक्सपीरियंसली मॉनिटरिंग हो, आइदर मैंने स्टार्टिंग अपने सेंटर मैनेजर के लेवल से स्टार्ट करी, सो दैट कि हमने भी बहुत सारी एक्सपीरियंसेस गेन करा फील्ड से, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, दैन प्रमोट होकर के आज इस लेवल पे हूँ कंपनी में। तो रिलेटेड टू द बेसिकली प्लेसमेंट, जैसा सर ने बोला प्लेसमेंट का टॉपिक है, तो प्लेसमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट क्या होता है सबको पता होगा। नॉर्मली अगर मैं देखूँ स्किल के अलावा जो लोगों को ये होता है कि प्लेसमेंट, जैसे कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो कॉलेजेस में क्या होता है, प्लेसमेंट इज जस्ट लाइक है कि हमने नौकरी दिला दी अब ख़त्म। बट DDU-GKY में प्लेसमेंट का मतलब कुछ और होता है। कुछ एक प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जहाँ पे प्लेसमेंट का मतलब होगा कि आपने ट्रेनिंग दी, अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट कर दिया जी, हमने प्लेस करा दिया। यहाँ वो भी नहीं है। प्लेसमेंट से रिलेटेड और कुछ आप मेरे ख्याल से आप लोग बता सकते हैं किसी कोई एक कि हाँ क्या किस प्लेसमेंट को हम कैसे कैसे एज्यूम करते हैं। आप लोग पार्टिसिपेट करिए तो ज़्यादा अच्छा आएगा, मज़ा आएगा। प्लेसमेंट हम लोग जो करते हैं UPSDM ने आपका लेटर जनरेट किया, उसको अपलोड किया, उसके बाद 3 महीने की सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट एक साथ अपलोड कर दिया होगा। UPSDM में कितने दिन से काम कर रहे हैं, मतलब इस प्रोजेक्ट में UPSDM का जो प्रोजेक्ट है आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ कितने दिन पहले से कर रहे हैं, मतलब अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है या उससे पहले 6-7 साल पहले की? 2-3 साल हुए। क्योंकि ये भी रेप्लिका वर्जन है, मैं आपको बता दूं। अब जितने भी है ना जो अभी कह रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट अपलोड करो, ये सब नेसेसरी पार्ट नहीं था। जो UPSDM के स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी स्किल डेवलप हार्डली था, वो मैंडेटरी नहीं था। बट जब DDU-GKY चलने लगा, इसके अंदर इतने नोटिफिकेशंस आते हैं, हर चीज़ के नोटिफिकेशन आते रहते हैं, बीच बीच में अपडेट होता रहता है। तो उन्होंने वैसे ही सेम चीज़ अपडेट किया और बैंक स्टेटमेंट का सैलरी स्लिप ये सब चीज़ें कंसीडर करने लगे। ऑल्दो अभी भी जो वो ले रहे हैं डॉक्यूमेंट ना, वो इतने वैलिडेट नहीं करते जितना यहाँ वैलिडेट होता है प्लेसमेंट में। क्योंकि इनके जो प्लेसमेंट के डॉक्यूमेंट है वो वैलिडेट होते हैं, वो समझ लो 3 लेवल पे वैलिडेट होते हैं। एक हम खुद कर रहे हैं वैलिडेट करके, चलो आपने सैलरी स्लिप दे दिया, बैंक स्टेटमेंट ले लिया, हमारा बंदा वहाँ बैठ करके उसको पहले क्लेरिफाई करेगा, उसमें देखेगा क्या क्या चीज़ें आ रही है। दूसरा सिस्टम पे जब हम डालेंगे तो वो खुद दिखा देगा कि एलिजिबल है कि नहीं है। तीसरा फिर जो हमारी टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी बैठी होती है वो करती है, वो उसको वैलिडेट करती है, एक एक डॉक्यूमेंट को देखेगी, एक एक डॉक्यूमेंट। अब समझ लो अगर मैं एक PIA में अगर मेरा नॉर्मल सा टारगेट है, अगर 500 कैंडिडेट का भी टारगेट है और 3 मंथ का जो अर्लियर चल रहा था, तो आप समझ लो सब 450 तो हमारा प्लेसमेंट टारगेट है, और 450 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने कैंडिडेट का 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप वैलिडेट करना इट्स नॉट ईजी टास्क नहीं है। बट वो लोग करते हैं स्टिल, क्योंकि यही एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे उनको ये चीज़ें करनी होती है, और बिना वो किए हुए वो आगे नहीं, हमारा जो फंड रिलीजिंग का प्रोसेस है वो आगे ही नहीं बढ़ेगा। पहले हमारा NTHB वेरिफिकेशन होगा, देन आफ्टर हमारा जो है क्वालिटी वेरिफिकेशन, देन PV, TSS, CTSS, दीज ऑल प्रोसेस, ये सब चीज़ इन्वॉल्व होंगी बेसिकली। तो प्लेसमेंट इज जस्ट नॉट ओनली लाइक गिविंग टू ऑफर लेटर, दिस इज द कंटिन्यूसली 3 months वर्किंग, और अकॉर्डिंग टू द 2.0 6 month वर्किंग प्लस बैंक स्टेटमेंट विद डिफरेंट क्राइटेरिया जो अभी और बताएंगे कि कितना सैलरी होना चाहिए, कितना नंबर ऑफ डेज होना चाहिए, एग्रीगेट होकर के कितना होना चाहिए। मेरे अभी जैसे एक बंदा है 3 महीने का, जैसे हम लोगों ने 6 महीने का जो क्राइटेरिया है, 6 महीने हमने प्लेसमेंट लगा दिया। अब 6 महीने हो सकता है वो बीमार पड़ गया, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ डेज वर्किंग होने चाहिए वो भी डिफाइंड है कि इतना वर्किंग डिफाइंड है। उसमें ये भी डिफाइंड है कि उसकी CTC कितनी होनी चाहिए। अच्छा, CTC और नेट टेक होम में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी कंसिडरेबल होता है वो CTC होता है, नेट टेक होम नहीं होता है। तो जो उसका जब भी ग्रॉस अमाउंट की बात करेंगे कि XYZ अमाउंट 6 महीने में इतना होना चाहिए, तो वो XYZ जो है नंबर ऑफ डेज इतना होना चाहिए और CTC उतनी होनी चाहिए, तो वो एक्सेप्टेबल है, नहीं तो वो वहाँ से फिर डिस्क्वालीफाइड है।
minimum reimbursement as per the candidate per month within India, 10,000 rupees और minimum wages of location as per the सेमी स्किल्ड में जो भी अभी जैसे हम लोग ट्रेनिंग देंगे तो वो ना तो अनस्किल्ड होंगे ना तो स्किल्ड होंगे, वो सेमी स्किल्ड में कंसीडर्ड होंगे। तो सेमी स्किल्ड के अंतर्गत उसको 10,000 रुपीज़ का मिनिमम वेजेस होना चाहिए, आइदर और स्टेट वेजेस के अकॉर्डिंगली उसका वो क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। 6 to 12 मंथ्स की अगर ट्रेनिंग देते हैं तो अगेन वो 15,000 की होनी चाहिए, रिमेन सेम, बाकी चीज़ें सेम ही रहेगी। मिनिमम रिम्यूनरेशन पर कैंडिडेट पर मंथ आउटसाइड द इंडिया, अगर आउटसाइड द इंडिया करते हैं तो 25,000 फॉरेन प्लेसमेंट में। फॉरेन प्लेसमेंट के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिटेल में बाद में बताई जाएगी, क्योंकि फॉरेन प्लेसमेंट इज़ नॉट जस्ट लाइक इंडिया में प्लेस करा देना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और बढ़ जाता है। उसमें आपको फैसिलिटेशन सेंटर और ईच एंड एवरीथिंग को इन्वॉल्व करना होता है, तब जाकर के वो फॉरेन प्लेसमेंट होता है। अच्छा खासा अमाउंट भी मिलता है फॉरेन प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि आपको अगर फॉरेन प्लेसमेंट देते हैं तो जो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट उसको 3,000 रुपीज़ 6,000 रुपीज़ PPS देती है तो वहाँ और ज़्यादा देती है। हमने 1 या 2 ही प्लेसमेंट दिखाया है, 2 दिखाया, 1 दिखाया फॉरेन प्लेसमेंट नंबर लेने के लिए, तो उसमें हमें फिर वही स्टेब्लिश करना होगा। हाँ, वो चीज़ें काफ़ी वो है। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या, हर SRLM भी क्या कर रही है कि एक अलग से एजेंसी हायर की है जो कि जो ये इमिग्रेशन सेंटर जो है वो उसको ऑपरेट करे, चलाए, उसके लिए भी एक अलग प्रोविज़न है और हर SRLM कर रही है। जैसे मणिपुर SRLM की बात करूँ तो उन्होंने